सबको नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। हेलो नमस्कार दोस्तों, दिल्ली के प्रादेशिक समाचार के स्टूडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिल्ली से जुड़ी सारी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों वीडियो को प्यारा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि दिल्ली से जुड़े कोई भी खबरें छूटे ना पाए। चलिए दोस्तों टाइम वेस्ट न करते आगे बढ़ते हैं खबर की ओर। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए फिर सामने आया राहुल गांधी का नाम। गतोहर बोले सिर्फ वही कर सकते हैं मोदी का मुकाबला। उत्तर प्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने के बाद एक बार फिर से गांधी परिवार पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं, जिसके बाद सोनिया गांधी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद के इस्तीफे की खबर भी मीडिया में चल रही है। हार की आलोचना के बीच राजस्थान के सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गतोहर गांधी परिवार के समर्थन में उतर आई हैं। उन्होंने कहा कि मीडिया में चल रही खबरों पर मैं क्या कहूं, लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस को सोनिया और गांधी परिवार की जरूरत है। अशोक गतोहर ने एक बार फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की वकालत करते हुए कहा कि उनको पार्टी की कमान संभाल लेनी चाहिए। मोदी का मुकाबला पूरे विपक्ष में सिर्फ राहुल गांधी ही कर सकते हैं। गतोहर ने कहा कि कांग्रेस को एकजुट रखने के लिए गांधी परिवार का मुखिया होना जरूरी है। साथ ही खुद अध्यक्ष बनने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है। पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा हुए गिरफ्तार। डीसीपी की गाड़ी को मारी थी टक्कर, मिली जमानत। देश की राजधानी दिल्ली में अब पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा को लेकर हैरान कर देने वाला खबर सामने आ गया है, जहां पर पेटीएम कंपनी के सीईओ विजय शेखर शर्मा को दक्षिण दिल्ली के डीसीपी की गाड़ी में टक्कर मारने के बाद गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। बता दें कि यह घटना पिछले महीने 22 फरवरी को है। हालांकि पुलिस अधिकारियों के मुताबिक इस घटना के बाद विजय शेखर शर्मा मौके से अपनी गाड़ी को लेकर भाग निकले थे। टराइट थी वह दक्षिण दिल्ली की डीसीपी की गाड़ी थी, जिसे ड्राइवर पेट्रोल भरवाने के ड्राइव पर ले जा रहा था। हालांकि उस हादसे में किसी को भी चोट नहीं लगी थी। दरअसल राजधानी दिल्ली में मदर इंटरनेशनल स्कूल के सामने पेटीएम के संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने दक्षिण दिल्ली की डीसीपी बेनिता मैरी जैक की कार को अपनी जगुआर लैंड ओवर कार से तेज रफ्तार से टक्कर मार दी थी। इस आरोप में गिरफ्तार किया गया था। खबरों के मुताबिक डीसीपी का ड्राइवर दीपक अरविंदो मार्ग पर पेट्रोल भरवाने गया था, जहां पर टक्कर मारने के बाद विजय शेखर शर्मा अपनी कार से फरार हो गया था। मगर डीसीपी के ड्राइवर दीपक ने कार का नंबर नोट कर लिया और डीसीपी को घटना की जानकारी दी। क्यों चुनावी तारीखों का ऐलान, आम आदमी पार्टी ने लगाया आरोप। केंद्र के चुनाव टालने के लिए आयुक्त को धमकाया। देश की राजधानी दिल्ली में दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर केंद्र और आम आदमी पार्टी के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है, जहां पर आम आदमी पार्टी ने निगम चुनाव टालने को लेकर दिल्ली चुनाव आयुक्त पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने कहा कि दिल्ली चुनाव आयुक्त पर केंद्र सरकार ने दबाव डालकर चुनाव को टलवा दिया है। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी ने भी आरोप लगाया कि चुनाव आयुक्त ने भ्रष्टाचार की फाइल दिखाकर केंद्र ने चुनाव आयुक्त को धमकाया है। दरअसल राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने नगर निगम प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि हमने अपने सूत्रों से जानकारी मिली कि दिल्ली चुनाव आयुक्त श्रीवास्तव को केंद्र ने ब्लैकमेल किया है। वहीं केंद्र सरकार ने उनके भ्रष्टाचार की फाइल तैयार कर ली थी। हालांकि केंद्र सरकार ने चुनाव आयुक्त से दिल्ली नगर निगम चुनाव टालने को कहा है। वहीं इस मामले को तुल देते हुए दिल्ली के असेंबली प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने राज्य चुनाव आयुक्त पर उनके भ्रष्टाचार के ब्यौरे वाली फाइल के जरिए दबाव डाला गया है। बता दें अभी तक कोई भी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठा पाया है। 5 राज्यों में हार के बाद संदीप दीक्षित ने जारी किया सोनिया गांधी को 2016 में लिखा पत्र। बीजेपी आरएसएस के खिलाफ नया समूह बनाने की उठाई थी मांग। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में एक भी राज्य में कांग्रेस कब्जा करने में कामयाब नहीं हुई है। वहीं पंजाब में सत्ता भी गंवा बैठी है, जिसके बाद एक बार फिर से कांग्रेस का G23 चर्चा में आ गया है। G23 कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं में एक समूह को नाम दिया गया। हालांकि अब यह ग्रुप G21 है, क्योंकि इसी जितन प्रसाद बीजेपी में चले गए, योगानंद शास्त्री एनसीपी में शामिल हो गए। 5 राज्यों में हार के बाद इसी समूह के कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने 2016 में सोनिया गांधी को लिखा एक पत्र अब पब्लिक डोमेन में जारी किया है। इस पत्र में उन्होंने एक नए ग्रुप के गठन को लेकर सोनिया गांधी से समय मांगा था। इस पत्र में उन्होंने सोनिया गांधी को लिखा था कि बीजेपी और आरएसएस के दक्षिण पर विचार लगातार बढ़ते जा रही हैं। इन विचारों का तोड़ सिर्फ कांग्रेस पार्टी हो सकती है। उन्होंने सोनिया गांधी से मांग की थी कि एक ऐसा समूह का गठन हो जो कांग्रेस नेताओं के नीचे रहकर पार्टी की विचारधारा को बढ़ाने का काम करे। पत्र में उन्होंने लिखा, पार्टी और पार्टी से बाहर कई लोगों से बात भी हुई है और एक विचार है कि कांग्रेस को शक्ति देने के लिए एक ऐसे समूह का भी जरूरत है जो विचारधाराओं का युद्ध लड़े, कांग्रेस की धाराओं पर चर्चा और प्रसार करे। दिल्ली में ई ऑटो की खरीदी और रजिस्ट्रेशन हुआ और आसान। केजरीवाल सरकार ने लॉन्च किया पोर्टल। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक ऑटो की खरीदी और रजिस्ट्रेशन के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल वाई ईमेल लॉन्च किया है। एक अधिकारी बयान में कहा गया कि सरकार दिल्ली में इलेक्ट्रॉनिक वाहन नीति के तहत ऋण पर ई ऑटो की खरीदी पर 5% ब्याज भी प्रदान करेगी। दिल्ली इस तरह की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है।
मुरादनगर के शॉर्ट सर्किट से वर्कशॉप में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। मुरादनगर के बम्बर रोड स्थित आदर्श नगर कॉलोनी में स्थित एक वर्कशॉप में शनिवार रात भीषण आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची तो दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगना बताई जा रही है। बताया गया कि आग में लाखों रुपए के सामान जलकर खाक हो गई हैं। मुगलसन कॉलोनी निवासी आसिफ सैफी की बम्बर रोड स्थित आदर्श नगर कॉलोनी में A1 इंजीनियरिंग के नाम से वर्कशॉप है, जिसमें वो खराद व कार बाइक रिपेयरिंग का काम करता है। शनिवार रात करीब 8 बजे आसिफ अपनी वर्कशॉप बंद करके घर चला गया था। बताया गया कि रात करीब 9 बजे किसी ने वर्कशॉप से धुआं निकलते देखा तो उसकी सूचना आसिफ को दी गई। कुछ ही देर में आग भीषण हो गई। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई। वर्कशॉप में आग लगने की सूचना पुलिस व दमकल को दी गई। भीषण आग को देख आसपास के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। सूचना पर मौके पर आयुष निर्माण व मोदीनगर की दमकल गाड़ियां पहुंच चुकी है। दिल्ली मुख्यमंत्री संघ मंदिरों के कार्यालय की बदलेगी सूरत, 36 करोड़ के होंगे खर्च, सरकार ने बजट को दी है मंजूरी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रियों के कार्यालय की जल्द ही नई तस्वीर देखने को मिल सकती है। दिल्ली सरकार ने सचिवालय की स्थित इनके कार्यालय में नवीनीकरण के लिए 35.99 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर कर दिया है। जानकारी यह भी मिली कि नवीनीकरण का पूरा काम सरकार ने लोक निर्माण विभाग को सौंपा है, जिसका विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। PWD के उप सचिव अनिल भोला ने जारी आदेश में कहा कि दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री और मंत्रियों के कार्यालय के नवीनीकरण के लिए 35,99,44,400 रुपए अनुमानित लागत से कार्य करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंजूरी देने का निर्देश मिल गया है। यह प्रस्ताव हाल ही में 24 फरवरी को मंजूरी के लिए पेश किया गया था। दरअसल वर्तमान में केजरीवाल और उनकी कैबिनेट के अलावा अन्य नौकरशाह अधिकारी दिल्ली सचिवालय ने अपने कार्यालयों से काम करते रहे। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के पास स्थित दिल्ली सचिवालय को प्लेयर्स बिल्डिंग के रूप में भी जाना जाता है। वर्ष 1982 के एशियाई खेलों में शामिल होने वाले खिलाड़ियों को समायोजित करने के लिए प्लेस बिल्डिंग को एक होटल के रूप में बनाया गया था। कोरोना से खाली हुआ एम्स का ड्रामा सेंटर अब नहीं कोई मरीज, बिस्तर भी कर दिए कम। नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान का ड्रामा सेंटर शनिवार देर शाम से गैर कोविड रोगियों के लिए शुरू हो गया है। यहाँ कोरोना संक्रमण का अब एक भी केस नहीं है। आखिरी मरीज को भी स्वस्थ घोषित करने के बाद एम्स ने कोविड वार्ड को खाली घोषित कर दिया है। करीब 3 महीने बाद एम्स के कर्मचारी राहत की सांस ली है। मरीज न होने की वजह से अस्पताल की सेवाओं को अब गैर कोविड रोगियों के लिए उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। ड्रामा सेंटर के प्रमुख डॉक्टर राजेश मल्होत्रा ने बताया कि बीते माह एम्स के मुख्य परिसर में ड्रामा सेवाओं को स्थानांतरित किया गया था। हालांकि अभी तक ड्रामा की आपातकालीन सेवाएं मुख्य परिसर से ही संचालित हो रही थी, लेकिन शनिवार को यह व्यवस्था पहले की तरह ड्रामा सेंटर में शुरू कर दी गई है। साल 2020 के बाद पहली बार दिल्ली एम्स का ड्रामा सेंटर गैर कोविड रोगियों के लिए पूरी तरह से संचालित किए जा रही है, जिसका सबसे बड़ा फायदा सड़क दुर्घटनाएं अन्य किसी घटना में घायलों को समय पर उपचार मिल पाएगा। जिगर के टुकड़े को बचाने में उजड़ गया परिवार, सहंसा के लिए जली हुई झुग्गियों में कूद गया बाबू। गुगुलपुरी गांव के झुग्गियों में जिस समय आग की लपटों में घेरा तो बाबुल का पूरा परिवार सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन अगले ही पल परिवार जान जोखिम में डालकर फिर परिवार का कुछ सदस्य घर का सामान तो कोई अंतिम उर्फ साहस को देखने में लग गया था। लेकिन बबलू के माता पिता भाई सुजीत, 2 बहनें रघबी और वही बचा हुआ परिवार काल के गाला में समा गया। मृतक के परिजनों में शामिल रबीना ने बताया कि जिस समय आग की लपटों में झुग्गियों को घेरा तो शोर सुनकर परिवार की आंखें खुली। घबराकर सभी लोग बाहर की ओर दौड़े, लेकिन इसी बीच परिवार के लोगों ने पाया कि बबलू का बेटा सहंसा अंदर ही फंस गया। वहीं घर के कीमती सामान भी घर वालों को फिक्र होने लगी। साथ रहने वाले अन्य लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन परिवार के लोगों का दिल नहीं माना। इसी बीच अगले पल ही बबलू समेत परिवार के अन्य लोग जली हुई झुग्गियों में कूद गए। थाने के गेट पर पढ़ी गई हनुमान चालीसा, धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने की मांग, हिंदू युवा वाहिनी ने दिया धरना। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की मांग करते हुए शुक्रवार शाम थाना परिसर में हंगामा करते धरना प्रदर्शन किया है। इतने ही थाने के गेट पर कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा भी पढ़ा है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय मानकों के अनुसार लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति दी जानी चाहिए। हिंदू युवा वाहिनी के महानगर अध्यक्ष विशाल त्यागी और नगर अध्यक्ष सुनील प्रजापति के नेतृत्व में शनिवार शाम करीब 5:15 बजे कार्यकर्ता थाने के गेट पर एकत्र हुए। नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता थाने के गेट पर ही धरने पर बैठ गए। उन्हें कहा कि बिना अनुमति मुरादनगर में धार्मिक स्थलों पर स्पीकर लगे हैं, जो तेज आवाज में सुबह से लेकर रात तक बजती हैं, जिस कारण से पढ़ने वाले बच्चों और बीमार लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार ही लाउड स्पीकर बजाने की अनुमति दी जाए। करीब 2 घंटे तक कार्यकर्ताओं ने थाने के गेट पर धरना दिया है, जिस कारण से थाने के अंदर आने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसी बीच पुलिस व हिंदू युवा वाहिनी कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी हुई। इसके कार्यकर्ताओं ने थाने के गेट पर ही बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया है। भागवत मान ने कहा, जो समागम हमलों में होता था वो अब शहीद भगत सिंह के गांव में होगा
16 मार्च को पंजाब का हर बच्चा बनेगा सीएम। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के बाद अमृतसर में विजय जुलूस निकाल लिया है। इससे पहले अरविंद केजरीवाल भागवत मान, स्वर्ण मंदिर, दुर्गान्यान मंदिर और रविदास मंदिर गए। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भागवत मान के साथ अमृतसर के कचहरी चौक से लेकर नावलेजी चौक तक तकरीबन 2 किलोमीटर का लंबा विजय जुलूस निकाला। सबसे आगे ट्रक में भागवत मान और अरविंद केजरीवाल रहे और पीछे के ट्रक में नवनिर्वाचन विधायक रहे। विजय जुलूस के अरविंद केजरीवाल ने कहा, 3 करोड़ पंजाबियों को मेरा नमस्कार। आज सुबह गुरु साहब, दुर्गायाना मंदिर, रामतीर्थ में नतमस्तक हुए, जलियांवाला बाग में नतमस्तक हुए। अब पंजाब के 3 करोड़ लोगों के सामने नतमस्तक हूँ। आप लोगों ने कमाल कर दिया। दुनिया को यकीन नहीं हो रहा कि इतना बड़ा इकबाल सारे हार गए। कई साल बाद पंजाब में एक ईमानदार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की नई कैबिनेट को लेकर चर्चा हुई तेज। मंत्री में ये नए चेहरे को हो सकते हैं शामिल। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के परिणामों ने पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा शुरू कर दी है। विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में किसानों की नाराजगी, बेरोजगारी, महंगाई और आवारा पशुओं की समस्याओं को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा और एक बड़ा माहौल भी बना दिया। खुद अखिलेश यादव की सभाओं में जुट रही भारी भीड़ से यह अनुमान लगाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदल सकती है। वहीं प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में चुनाव परिणाम के सबको चौंका दिया है। जनता ने फिर से भाजपा बुलडोजर बाबा पर भरोसा जताया। वहीं 32 साल के इतिहास में योगी आदित्यनाथ ने यह रिकॉर्ड भी बना लिया कि भाजपा का कोई सीएम दोबारा चुनाव लड़कर बहुमत के साथ दोबारा जीतकर आएगा। अब नई सरकार के गठन को लेकर तेजी से चर्चाएं शुरू हो गई है। चुनाव परिणाम प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 11 मंत्री चुनाव हार गए हैं। ऐसे में इस बार अब नए मंत्रिमंडल में नए चेहरे को जगह मिलने की चर्चाएं तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार का गठन होली के बाद होगी। वहीं दिल्ली में होने वाली बैठक में मंत्रिमंडल के गठन का स्वरूप और नए चेहरे पर भी मंथन होगा। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। दोस्तों, खबरों का सिलसिला बस यहीं तक। दोस्तों, मेरी जानकारी कुछ लगा वीडियो को प्यार से लाइक कीजिए। दोस्तों, आप दिल्ली निवासी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिल्ली जुड़ी सारी बड़ी खबर अक्सर से मिलते रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।